समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। और आज का ये प्रेजेंटेशन एक ओवरव्यू देगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। ये समझना बिज़नेस के जो स्टूडेंट्स हैं लाइक बीकॉम या बीबीए या एमबीए कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही, बट इन जनरल भी समझना सही है क्योंकि इससे आप अपनी डीलिंग्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट है क्या। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है उसमें डिफ़ाइन किया गया है। और सेक्शन 2H कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ और एग्रीमेंट, ये दो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इस डेफिनेशन में। तो एग्रीमेंट की बात करते हैं पहले। तो एग्रीमेंट है सहमति। दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होना चाह रही हैं उनकी आपस में सहमति होनी चाहिए, वो किसी एक चीज़ पर सहमत होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति मिस्टर ए एक कार सेल करना चाह रहे हैं मिस्टर बी को 1 लाख रुपए में, और मिस्टर बी भी उस चीज़ पर सहमत हैं कि ठीक है वो मिस्टर ए से उनकी कार 1 लाख रुपए में ख़रीदने के लिए सहमत हैं। दोनों व्यक्ति एक ही बात पर सहमत हैं, ये कहलाता है एग्रीमेंट। सेकंड कहा जा रहा है एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब है कि उस एग्रीमेंट को लीगल रिकॉग्निशन मिली है। लॉ ने उस एग्रीमेंट को, उस सहमति को लीगली एक पहचान दी है कि ठीक ये एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के ऊपर एक बाइंडिंग होगा, दोनों को इसको फुलफिल करना होगा। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी एक साथ तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है और साथ में उसको एक लीगल पहचान मिली होती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो इट इज़ सेड दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, केवल इसी वजह से कि उसकी एनफोर्सिएबिलिटी जब तक नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अब कुछ जनरल इसेंशियल हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सेक्शन 10 में डिफ़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 बेसिक चीज़ें दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए टू मेक इट एनफोर्सिएबल। लेकिन सबसे पहली चीज़ है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफ़र दे और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंडीशन एक्सेप्ट करे। जैसे मिस्टर ए ने बी को कहा कि मैं आपको अपनी कार 1 लाख रुपए में देना चाहता हूँ। बी ने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपकी कार 1 लाख रुपए में लेने के लिए सहमत हूँ। ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है कि जो ऑफ़र किया गया उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया गया है। सेकंड है लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। सोशल रिलेशनशिप एनफोर्सिएबल नहीं है। अब सोशल रिलेशनशिप्स क्या हैं? भाई बहन इनका आपस में सोशल रिलेशनशिप है, उनको सोसाइटी के द्वारा उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। फ्रेंड्स वो भी एक सोशल रिलेशनशिप है, पड़ोसी वो भी एक सोशल रिलेशनशिप है। तो लीगल रिलेशनशिप है क्या? ऐसी रिलेशनशिप जिसको लॉ क्रिएट करता है। जैसे पार्टनर्स आपस में पार्टनर्स तभी बनते हैं जब वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं या एग्रीमेंट में आते हैं। उसके पहले कोई पार्टनर किसी बिजनेस में नहीं कहलाता है। इसके अलावा वेंडर्स वो भी लीगल रिलेशनशिप है। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सिएबल होगा जब रिलेशनशिप दोनों के बीच में लीगल होगा, सोशल नहीं। इसके अलावा कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन जो भी आपने ऑफ़र दिया है या आपने एक्सेप्ट किया है उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखें, मिस्टर ए जो अपनी कार मिस्टर बी को देने के लिए ऑफ़र कर रहे थे उसके बदले में उनको क्या मिल रहा था? 1 लाख रुपए जो मिस्टर बी देने वाले थे। मिस्टर बी 1 लाख रुपए के बदले में क्या ले रहे थे? कार ले रहे थे। तो दोनों को आपस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज मिल रहा है उनके ऑफ़र या एक्सेप्टेंस के बदले में। ये कहलाता है कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट
कितने प्रकार के होते हैं वैलिडिटी के बेसिस पर, वो वैलिड है या नहीं है उसके बेसिस पर 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर है, लॉफुल कंसिडरेशन है, पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशनशिप है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है वो ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल है, पार्टीज़ केपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसके अलावा और जो भी इसेंशियल है सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेकेंड टाइप होता है वॉइड। वॉइड जो एनफोर्सिएबल जब से कॉन्ट्रैक्ट बना है तब से ही नहीं है, मतलब एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं था, हमेशा से वो वॉइड था। और रीज़न उसके वॉइड होने का क्या था कि वो इसेंशियल्स जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो फुलफिल नहीं कर रहा था। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है, माइनर जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं होगा। दूसरा, अगर कंसिडरेशन या पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है तो भी वो वॉइड कहलाएगा। तीसरा, वॉइडेबल। वॉइडेबल को अगर हम ब्रेक करें तो ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट जिसको वॉइड किया जा सकता है, वो वैलिड भी पूरी तरह से नहीं है और वॉइड भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन एक पार्टी अगर चाहे, कोई भी एक पार्टी अगर चाहे किसी कंडीशन की वजह से तो वो उसको वॉइड कर सकती है। इसमें सबसे प्रमुखतः होता है कि अगर पार्टी ने अपनी हाँ प्रॉपर तरीके से नहीं दिए, मतलब फ्री विल से नहीं दिए, प्रॉपर तरीके का मतलब है फ्री विल से नहीं दी है, अपनी खुद की स्वेच्छा से वो हाँ नहीं कही गई है, जो कहलाता है फ्री कंसेंट। तो अगर पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है, उसने किसी फ्रॉड के अंदर या किसी धोखाधड़ी के या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है तो वो बाद में कह सकता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं करूँगा क्योंकि मेरी कंसेंट, मेरी सहमति मेरी अपनी स्वेच्छा से नहीं हुई थी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर हम फॉर्मेशन के टाइप के बेसिस पर अगर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैटेगराइज करें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस जो प्रॉपरली एक्सप्रेस किए गए हैं, कहे गए हैं या लिखे गए हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली एक्सप्रेस्ड हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। मतलब ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को अपनी ऑफ़र की सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली लिख के बताई हैं या कह के बताई हैं और बी ने उनको प्रॉपर समझ के हाँ कहा है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली लिखी हुई हैं या बताई गई हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये वो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी नहीं गई हैं लेकिन एक सामाजिक उस दायित्व के वजह से या ऐसा क्योंकि बिजनेस में होता है इसीलिए ऐसा होना चाहिए मान लिया जाता है। यहाँ कहीं भी कोई भी कंडीशन लिखित में नहीं होती, एक्शन पार्टीज़ के या उनकी किसी चीज़ को अस्पष्ट रूप से सहमति दे दी गई है तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो उसमें लिखित में नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट में, जैसे चॉकलेट सेल कर रही हूँ या कोई और खाने की चीज़ सेल कर रही हूँ, तो वो एक इम्प्लाइड वहाँ पर कंडीशन है कि भाई मैं अगर आपको खाने की चीज़ अगर कुछ दे रही हूँ तो उसके पैकेट के ऊपर जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट उस खाने की चीज़ में प्रेजेंट होने चाहिए। किसी रेस्टोरेंट में जाकर अगर मैं खाना खा रही हूँ तो यहाँ पर एक इम्प्लाइड कंडीशन रहती है, इम्प्लाइड रहता है कि जो भी खाना मुझे परोसा जा रहा है वो खाने लायक है, साफ़ है, ताज़ा है
और इसमें किसी प्रकार के कोई जर्म्स मौजूद नहीं है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है। हम रेस्टोरेंट में जाके हर बार किसी व्यक्ति को ये लिखित में या कह के नहीं बोलेंगे कि भाई खाना फ्रेश लेके आना। ये इम्प्लाइड है कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आपके रेस्टोरेंट में आके ताज़ा खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तो मुझे ताज़ा खाना ही मिलना चाहिए। तीसरे तरीका का कॉन्ट्रैक्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअली ना इम्प्लाइड तो है ही नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं है। ये एक ऑब्लिगेशन है जो इम्पोज की जाती है, जिससे किसी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ायदा ना मिले, फेयरनेस रहे। अब मैं आपके घर पर आई और कुछ एक सामान का थैला लेकर आई, उसमें सामान था कुछ मेरा, वो आपके घर पे छूट गया। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अगर मेरा सामान आपके घर में छूट गया है तो आप वो सामान मुझे वापस कर देंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑब्लिगेशन है कि भाई मेरा कुछ सामान अगर छूट गया है तो उस सामान का आप अनड्यू बेनिफिट ना लें। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो मॉरल ऑब्लिगेशन के वजह से क्रिएट होते हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। क्वासी मीन्स हाफ कॉन्ट्रैक्ट, कहीं कोई कंडीशन नहीं है, इम्प्लाइड भी एक्सप्रेस भी, लेकिन किसी एक पार्टी को उसका फ़ायदा अलग तरीके से ना मिले या अलग तरीके से वो उस चीज़ों को उपयोग करके बेनिफिट्स ना ले, इस वजह से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं।